नमस्कार, मैं शिवांगी और आप देख रहे हैं विश्व वार्ता टीवी। कहा जाता है कि आज का युग पूरी तरह से मशीन युग हो चुका है। जिस तरह से इंसान अपनी आम जिंदगी को भुलाकर अपने काम में व्यस्त हो चुका है, उसे देखकर अगर ये कहा जाए कि इंसान भी अब पूरी तरह से मशीन बन चुका है, तो ये कहना भी गलत नहीं होगा। जिस तरह से इस भागदौड़ भरी जिंदगी में इंसान दिन रात मेहनत करता है और अपनी फिजिकल हेल्थ पर तो ध्यान देता है, लेकिन अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में ध्यान देना या सोचना भूल जाता है। इसी पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं यूनिसेफ एक्सपर्ट काउंसलर ऑफ कोविड-19, ट्रेन्ड इन कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी और फाउंडर ऑफ एनजीओ कस्टमाइज कॉग्निशन, जो कि एक मेंटल हेल्थ के लिए काम करता है। तो आज हमारे साथ मौजूद है प्रीति जोशी, जिनसे हम बातचीत करके जानेंगे कि मेंटल हेल्थ क्या है। हेलो प्रीति। हेलो। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि मेंटल हेल्थ क्या है? अगर आम लोगों को समझाया जाए तो आप इस चीज को किस तरह से एक्सप्लेन करेंगी? मेंटल हेल्थ जिसे हम मानसिक स्वास्थ्य कहते हैं, तो स्वास्थ्य का मतलब होता है स्वयं में स्थिर रहना। स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य मतलब जब हमारा मन स्थिर रहने लगे अपने में। अब इसको मैं आपको एक स्केल की तरह समझाती हूँ। ये स्केल है, ये 30 सेंटीमीटर का स्केल है। अगर मैं 15 पे अपनी उंगली पे स्केल को रखती हूँ तो ये स्केल अपनी जगह पे रुका रहेगा, बैलेंस्ड। लेकिन जहां मैंने इसे 16 पे शिफ्ट किया, ये गिर जाएगा। यहाँ मैंने इसे 14 पे शिफ्ट किया, ये गिर जाएगा। ये स्टेबिलिटी की बात होती है। मेंटल हेल्थ लोगों को लगता है वो दिखाई नहीं देती है, पर सच तो ये है, मेंटल हेल्थ एक ऐसी चीज है जो हर समय दिखती है। मैं आपसे बात कर रही हूँ, ये मेरा मेंटल हेल्थ बताता है। मेरा बिहेवियर मेरा मेंटल हेल्थ बताता है। मेरे सोचने समझने की शक्तियां, ये सब मेंटल हेल्थ में आता है। तो कोई भी व्यक्ति, उसके सीखने की क्षमता कितनी है, उसके भावनाओं को समझने की, उन्हें महसूस करने की और उनको मैनेज करने की, ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। भावनाओं को समझना, उनको महसूस कर पाना और उन्हें मैनेज करना, अपनी ही नहीं बल्कि दूसरे की। ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मेंटल हेल्थ का। थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है रिलेशनशिप बना के रखवाना। आजकल के टाइम पे आपने देखा होगा कि रिलेशनशिप या तो बनते नहीं है, बनते हैं तो टूट जाते हैं, और अगर टूट जाते हैं तो उसका कॉन्सिक्वेंस बहुत ज्यादा बुरी तरीके से दिखने लगा है कि एक रिश्ता खत्म होने के लिए लोग समझते हैं दुनिया खत्म हो गई। सो ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो यहाँ पे जितना ज्यादा स्टेबल रहेगा इंसान अपने इमोशंस, अपने भावनाओं को लेके, अपनी सोच को लेके, ना बहुत ज्यादा नकारात्मक सोच हो रही है, ना जरूरत से ज्यादा सकारात्मक सोच हो रही है, क्योंकि वो भी एक तरीके का डिलेमा बना देता है। अगर मैं इतना ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो जाऊंगी, इतनी ज्यादा सकारात्मक हो जाऊंगी, तो जो सामने दिखने वाली गलतियां हैं, जो रेड फ्लैग्स जिन्हें हम कहते हैं कि ये चीज खराब हो सकती है, नहीं नहीं सब अच्छा ही होगा, मैं उन्हें ही नजरअंदाज कर दूंगी। तो जो एक रियलिटी, एक आज के वक्त हियर एंड नाउ में जीने की हम बात करते हैं कि अभी क्या है मेरी नजरों के सामने, ये आता है मेंटल हेल्थ में। दिस होल थिंग इज मेंटल हेल्थ। जैसे कि बहुत लोग होते हैं मेंटल हेल्थ से जूझ रहे होते हैं, शायद उन्हें कहीं ना कहीं पता भी होता है कि उन्हें मेंटल हेल्थ की दिक्कत है, लेकिन वो सामने बताने से घबराते हैं कि शायद कहीं ना कहीं मुझे पागल समझा जाएगा या लोग मेरी चीजें, मेरी भावनाएं नहीं समझ पाएंगे। तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? इसके पीछे देखिए कई कारण हैं। एक किसी कारण को मैं बोल के उसको पूरा वेटेज नहीं दूंगी, क्योंकि बहुत सारी चीजें मिलके बनाती हैं। तो एक तो पास्ट में कि एक तरीके का ट्रीटमेंट दिया गया है मेंटली इल लोगों को, या जो मेंटली डिस्टर्ब लोग हैं। जैसे कि अगर आपको पता हो, अगर मैं सही बोल रही हूँ, तो इरवादी की एक घटना हुई थी। वहां पे लोगों को जो मेंटली इल थे, उन्हें चेन से बांध के रखा जाता था और ये माना जाता था कि वहां के होली वाटर से, पवित्र पानी से वो ठीक होंगे। और वहां पे एक बार आग लग गई, तो सोचिए आई थिंक 20 से ज्यादा लोग थे जो उस आग में जल के मर गए, क्योंकि वो मेंटली इल थे, उन्हें चेन से बांध के रखा गया था। ये तो एक हिस्ट्री का एक छोटा सा पार्ट मैंने आपको बताया। ये एक पास्ट का ट्रीटमेंट है। इसी के साथ साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक बहुत बड़ा इशू है कि लोग अवेयर नहीं है। हाँ बिल्कुल, उन्हें पता ही नहीं है मेंटल हेल्थ क्या है, कैसा दिखता है, कैसा होता है। थर्ड, लोग क्या कहेंगे। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि लोग क्या कहेंगे। एग्जैक्टली। अब लोग क्या कहेंगे अगर मैं ये पहनूंगी, लोग क्या कहेंगे अगर मैं इसके साथ घूमूंगी, लोग क्या कहेंगे अगर मेरे मार्क्स कम आ जाएंगे। तो मैं ये सोच नहीं पा रही हूँ कि मेरा दिमाग क्या कह रहा है। तो यहाँ पे जो सेल्फ से हमारा अटैचमेंट है, मैं कौन हूँ,
मेरी क्या इच्छाएं हैं, मुझे क्या चीजें अच्छी लगती, ये इंसान पता ही नहीं कर पाता इस लोग क्या कहेंगे के चक्कर में, क्योंकि बड़े होने से बताया जाता है कि ऐसे रहो, ये करो, वो करो। तो जो अपने आप को ढूंढना, अपनी पहचान होती है, और बहुत छोटे से स्तर से ये शुरू होती है कि मुझे क्या क्या पसंद है। अगर मैं अभी आपसे पूछूं कि आप बताइए आपके 10 अच्छे क्वालिटीज क्या है, थोड़ा मुश्किल है बताना, सोचना पड़ रहा है ना। बिल्कुल, हाँ। लेकिन जबकि ये कितनी अच्छी चीज है, मुझे अपनी अच्छी बातें बतानी है, तो मेरे फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन अगर मैं वहीं आपसे कह दूं कि अपनी 5 बुरी चीज बता दीजिए, तो वो शायद आप जल्दी बता पाएंगी। आई थिंक आपके दिमाग में भी आ गया होगा। एग्जैक्टली, हाँ। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि लोग क्या कहेंगे, और हम ये भूल जाते हैं कि लोगों का काम है कहना, हमें अपनी ग्रोथ पे फोकस करना है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज आती है, और वो ये है कि गलत अवेयरनेस है। जैसे कि लोग कहते हैं कि अरे पागल खाने भेज देंगे, या शॉक ट्रीटमेंट दिया जाएगा, ये बहुत अभी भी प्रचलित है, अभी भी है, हाँ। या दवाई, डॉक्टर के पास जाओगे, साइकाइट्रिस्ट के पास, वो दवाई देगा और जिंदगी भर दवाई खाते रह जाओगे, दवाई से और नुकसान होगा और पागल हो जाओगे। तो ये बहुत सारी चीजें मिलती हैं, और ये एक इंसान के लिए क्या कहते हैं, एक तरीके का सोसाइटी में स्टिग्मा बना देती हैं, एक टैबू बना देती हैं कि नहीं बात करनी है इसके बारे में, अगर मुझे दिक्कत है तो मुझे खुद ही डील करना है। जबकि जहां हम बांट लेते हैं बातें, वहीं वो काफी हद तक सॉल्व हो जाती है। वो कहते हैं ना, दुख बांटने से बढ़ता है, तो ये परेशानियां ही तो हमारा दुख का कारण बनती है। सो ये मेनी ऑफ द रीजंस हैं कि लोग क्यों इसके बारे में बात नहीं करते हैं। तो जैसे प्रीति अभी आपने काउंसलिंग की बात करी, तो क्या आप एक्सप्लेन करेंगी कि काउंसलिंग क्या है और लोग क्यों काउंसलिंग कराते हैं? देखिए, काउंसलिंग की अगर एग्जैक्ट हिंदी में जाएंगे तो वो परामर्श कहलाता है, लेकिन जिस काउंसलिंग की हम अभी बात कर रहे हैं वो एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप होता है। प्रोफेशनल रिलेशनशिप क्यों? क्योंकि एक रिश्ता तो बनाया जाता है क्लाइंट और काउंसलर के बीच में, क्योंकि यहाँ पे हम अपने मन की बातें कहने वाले हैं, तो एक रिश्ता बनेगा, मैं आपको और जानूंगी, आप मुझे भी जानेंगे उसी दौरान। प्रोफेशनल क्यों? क्योंकि कुछ ऐसी चीजें उसमें एडेड होती हैं जो नॉर्मल रिश्तों में नहीं होती। जैसे इससे पहले मैंने अभी आपसे पूछा था कि अगर अभी मैं आपकी काउंसलिंग करने बैठूं तो क्या आप कैमरे में इतनी सारे लोगों के सामने अपने मन की बातें मुझे बतानी शुरू कर देंगी? नहीं, क्योंकि वो लोग क्या कहेंगे का डर होता है, या क्योंकि जैसे हमने अभी कहा कि लोग अपने नजरिए से चीजों को देखते हैं, जैसी हैं वैसे नहीं देखते। तो ये जो चीज होती है ना, ये दुनिया के हर रिश्ते में होती है सिवाय काउंसलिंग के, क्योंकि यहाँ पे काउंसलर आपको ये प्रॉमिस करता है सबसे पहले कॉन्फिडेंशियलिटी, कि आपके और मेरे बीच में जो भी बात होगी वो सिर्फ आपके और मेरे बीच में रहेगी। उस कमरे में ना कोई कैमरा होगा, ना कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग होगी, मैं आपकी परमिशन के बिना आपकी बातें किसी और को भी जाके नहीं बता सकती। आपकी आइडेंटिटी अगर मैं रिवील कर दूं तो ये एक तरीके से क्राइम है। ओके, यस। मैं चाहूंगी कि हमारी जो ऑडियंस हमें देख रहे हैं, आप मेंटल हेल्थ एक्ट 2017 इसके बारे में पढ़ें, क्योंकि मैंने एक चीज नोटिस की है कि लोगों को लॉज नहीं पता होते हैं। जब तक आपको लॉज नहीं पता होंगे, आपको अपने राइट्स नहीं पता होंगे। तो एक पूरा एक्ट है मेंटल हेल्थ एक्ट, इसमें अच्छी तरीके से बताया गया है कि काउंसलर कौन होता है, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल कौन होता है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कौन होता है। ये सारे अलग अलग टर्म्स हैं, लेकिन सब इनको दिमाग का डॉक्टर सोच के एक ही बना देते हैं। बट सबके नाम अलग हैं, सबके काम भी अलग हैं। जहाँ एक साइकाइट्रिस्ट आपको दवाई देगा, वहाँ एक काउंसलर आपको दवाई नहीं देगा। वहाँ एक काउंसलर टॉक थेरेपी जिसे हम कहते हैं, टॉक करके आपसे आपकी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन तक आएगा। तो एक तो हुआ कॉन्फिडेंशियलिटी। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है नॉन जजमेंटल। मैं तुम्हें जज नहीं करूंगी तुम्हारी बातों के लिए। मान लो तुम मुझे आके कहो कि मैंने उस लड़के को देखा और मुझे उसे देख के यार एकदम ऐसा लगा काश मैं इससे शादी कर लेती। अब लोग क्या कहेंगे, क्या है जजमेंट, कि अब ये मेरे बारे में क्या सोचेंगे अगर मैंने ऐसा बताती हूँ कि मैंने उस लड़की को देख के सोचा कि काश ये मेरा पति होता, जबकि मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ। मान लीजिए कोई शादीशुदा इंसान ये सोचता है। तो यहाँ पे जो जजमेंट काउंसलर नहीं देगा वो और खुल के बताता है फिर क्लाइंट कि मैं आपको और अच्छे से बता सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि तुम मुझे जज नहीं करोगे, तुम मेरी बातों को अपने तक रखोगे, और सबसे इम्पोर्टेंट तुम मेरी बातें सुनोगे। क्योंकि क्या होता है ना, सुनने में इंग्लिश में हम कहते हैं लिसनिंग और हियरिंग में फर्क है। हिंदी का एग्जैक्ट नहीं पता मुझे। आवाज जा रही है कान में, कई बार होता है ना आसपास लोग बोल रहे हैं, जा रही, लेकिन किसी को पूरे ध्यान से सुनना। अब अभी आप जैसे ऐसे बैठी हैं, मैं देख रही हूँ आप कैसे बैठी हैं, इसका भी कुछ मतलब है काउंसलिंग में।
आपके मुस्कुराने का, किस बात पे आप मुस्कुराएंगे, कहाँ पे आपकी बात करते समय आपकी हल्की सी आवाज बदल गई, ये सारी चीजें एक साइंस होते हैं जो एक काउंसलर नोट करता है। ये होता है एक्टिवली सुनना, खाली वर्ड्स नहीं, नॉन वर्बल चीजें भी सुनना। और फिर इसके बेसिस पे जो चीजें आप अपनी जिंदगी में जोड़ नहीं पाते, मतलब कुछ ऐसे डॉट्स होंगे ना जो आपको दिख नहीं रहे होंगे, परेशानी है, सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, वो सोल्यूशन आपके सामने है ना, लेकिन वो दिख नहीं रहा। काउंसलर आपको वो देखने में मदद करता है। काउंसलर ये नहीं करेगा अच्छा ये प्रॉब्लम है, ये लो इसका सोल्यूशन। काउंसलर आपको सक्षम बनाता है कि आप उसका सोल्यूशन खुद ढूंढ पाए, खुद देख पाए। ये एक बहुत बड़ी चीज है। लोगों को लगता है कि गाइडेंस ले लो, जाके गाइडेंस अलग है। गाइडेंस में आपको गाइड कर दिया, आप वैसे करो चीजें। काउंसलिंग में आपके अंदर वो एबिलिटी लाई जाती है कि आप चीजें अपने आप सॉल्व कर सकते हो, जिन्हें हम लाइफ स्किल्स कहते हैं। और बहुत दुख की बात है कि हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट हमें लाइफ स्किल्स नहीं सिखाते। हमें लाइफ स्किल्स में क्या आता है? सेल्फ अवेयरनेस, मैं कौन हूँ, मुझे क्या पसंद है, मेरी क्या बाउंड्रीज है। एम्पैथी वही, जैसे मैंने आपसे कहा, भावनाओं को समझना, मैनेज करना, उन्हें महसूस करना, अपनी भी और दूसरों की। डिसीजन मेकिंग, हम लोग कितनी बार ये सोचते रह जाते हैं कि मैं पिंक ड्रेस पहनूं कि ब्लू ड्रेस पहनूं। ये तो बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दिया मैंने। एक स्टूडेंट के लेवल पे आगे सोचिए, साइंस लूं कि कॉमर्स लूं, साइंस ले गया तो बायो लूं कि फिजिक्स लूं। ये कितना बड़ा डिसीजन बन जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि अब मैं इस प्रॉब्लम में फंस गया हूं, मैं इससे बाहर कैसे निकलूं। और जहां हम अटक जाते हैं वहां पे सोल्यूशन, ये सोल्यूशन लाने का एक तरीका होता है। प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की एक प्रक्रिया है, डिसीजन को लेने की एक दी हुई प्रक्रिया। आप उस तरीके से कोई भी डिसीजन ले सकता है अपने जीवन का, एक दो स्टेप आगे पीछे हो जाएंगे। तो ये लाइफ स्किल्स एक इंसान को आने चाहिए, क्योंकि जिंदगी आपका इम्तिहान लेगी। और आपको अगर स्किल्स ही नहीं आते हैं तो आप तो परेशान होंगे ना, रिजेक्शन नहीं झेल पाएंगे। रिजेक्शन क्यों नहीं झेल पा रहे हैं? क्योंकि अपने पोटेंशियल से अवेयर नहीं है, अपने सेल्फ से अवेयर नहीं है। एक पर्चे के, एक एग्जाम के एक पर्चे ने आपको कह दिया कि आप फेलियर हैं, ये फेलियर का टैग ले लिया आपने। लेकिन क्या आप सिर्फ वो एक एग्जाम है? आप अभी तक के 18 साल आपकी जिंदगी के, उसमें आपने इतना कुछ किया है, लेकिन आपने क्या कहा कि मैं फेलियर हूं उस एक एग्जाम के लिए। और वो एग्जाम क्या जो आपने पास किए थे? तो आप तो पास भी हुए हैं ना, लेकिन हमने वो एक टैग लगाया। और स्टूडेंट्स के साथ तो आज बहुत ज्यादा प्रेशर हो चुका है, सॉरी, and they just end up thinking, and few of them even commit suicide just because of an exam pressure. So life is not just that one 10th or 12th exam. Life in itself is an exam and you have to pass every single day. Every single morning you're waking up. आप हर सुबह जो आप उठ रहे हैं, आप एक एग्जाम पास करके उठ रहे हैं, आप ये सोच के उठिए आपने इतने सारे एग्जाम्स पास किए और बस एक एग्जाम के लिए परेशान हो जाना। ये जो सोच आने लगती है ना कि अब मैं फेलियर हो गया हूँ, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी जिंदगी खत्म हो गई है, मैं किसी चीज के लायक नहीं हूँ, दुनिया में मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मैं अब रिजेक्शन नहीं सह सकता, अरे मैं इतने बड़े कर्जे में आ गया हूँ, मैं उससे उबर नहीं सकता। ये सारी चीजें अगर एक हद से बढ़ जाएंगी, स्केल के इधर या इधर आएंगी, तो आप गिर जाएंगे। और काउंसलर वो बैलेंस लाने में आपकी मदद करता है। तो आपको जो चीज बाहर नहीं मिलती, कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं मिलती, नॉन जजमेंट नहीं मिलता, क्योंकि जजमेंट तो सब दे रहे, नॉन जजमेंट कोई नहीं दे रहा है, एम्पैथाइज नहीं कर रहा है कोई आपसे, कोई आपको सुन नहीं रहा है। सुनना मतलब सिर्फ आपको बैठ के सुनना, ना सोल्यूशन देना ना कुछ और। ये सारी चीजें जो बाहर कहीं नहीं मिलती, वो काउंसलिंग आपको मिलती है। ओके, अगर जैसे कोई काउंसलर के पास ना जाना चाहे, इनिशियल स्टेज हो कि किसी को मेंटली मतलब प्रॉब्लम हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटीज हो रही हैं, तो उसको कैसे डील किया जाए? ओके, अगर कोई काउंसलर के पास नहीं जाता है तो खैर एक बहुत सिंपल सा एग्जाम है, अगर आप बत्ती नहीं जलाएंगे तो आपको रोशनी नहीं मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर चीज के लिए काउंसलर के पास जाने की जरूरत है, जैसे मैंने अभी लाइफ स्किल्स में आपको बताया। हाँ, हो सकता है कि आपकी कोई डेडलाइन है, आपने वो काम किया और आपके बॉस को नहीं पसंद आया। अब अगर आप ये सोच रहे हैं, आपके मन में विचार आ रहे हैं कि मैंने ये काम खराब कर दिया है, अब बॉस मेरे बारे में पता नहीं क्या सोचेंगे, कहीं वो मुझे निकाल ना दे, अरे वो जो नई वाली लड़की आई है वो तो अच्छा भी काम कर रही है, उसको प्रमोशन ना मिल जाए। जितनी भी हमारी फ्यूचर रिलेटेड सोच है कि फ्यूचर में ये होगा, वो सब एंजाइटी में आता है। चिंता, अत्यंत चिंता, जरूरत से ज्यादा। अब इसको डील करने के लिए आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी होगी। अब ऐसा नहीं है कि अभी एंजाइटी हो रही है तो अभी ब्रीदिंग होगा, नहीं, ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपको डेली प्रैक्टिस करनी है।
तब जब एंजाइटी का सिचुएशन आएगा तभी तो आप डील कर पाएंगे ना। ये जो स्किल होता है डील करने का स्किल, ये प्रैक्टिस करना पड़ता है। लेकिन लोग क्या सोचते हैं, अभी एंजाइटी हो रही है, अभी मेरे को उलझन हो रही है, अभी मैं यूट्यूब पे चेक कर लेता हूँ क्या करना है। तो वो खाली 2 मिनट का काम करेगा। जो चीज आपने हमेशा सीखी है, ड्राइविंग करना सीख लिया ना, तो अब ड्राइविंग करते समय आपको गियर नहीं देखना पड़ता है। वैसे ही लाइफ है, एंजाइटी की सिचुएशन आ गई ना, लेकिन डील करना आता है तो ढूंढना नहीं पड़ेगा, हाथ पैर नहीं छटपटाओगे, वो चीजें करने लगोगे। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग ब्रीदिंग पे फोकस नहीं करते। क्या आप अभी अपनी ब्रीदिंग पे फोकस कर रही हैं? बिल्कुल नहीं। आपको नहीं पता ना आप सांस ले रही हैं। ये आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच यही है कि आप अपनी सांस ले रही हैं इस पल, इस मोमेंट में, लेकिन हम इस सांस को ही महसूस नहीं करते। चलिए सांस छोड़ दीजिए, आपके पैर में आपने जूते पहने, आपको महसूस हो रहे हैं? नहीं ना, क्योंकि एक तरीके से जैसे आपने शुरू में कहा ना कि हम मशीन हो गए हैं, पूरी तरीके से मशीन नहीं हुए, वरना इमोशंस परेशान नहीं करते। अभी थोड़े से बचे हैं, थोड़ी सी बचे, लेकिन हम ऑटो पायलट पे जरूर चले गए। तो हमें आसपास की चीजें एकदम, हम इनसेंसिटिव हो गए उनके प्रति, महसूस नहीं होती हैं। पैर में जूते पहने लेकिन महसूस नहीं हो रहे हैं, वो एकदम चले गए। सांसें चल रही हैं, बायोलॉजी ने ऑफ कोर्स हमें ये कहा है कि सांसें चलती रहती हैं, इनवॉलंटरी है, हमें मेहनत नहीं करनी है सांस लेने के लिए। लेकिन जहां अपनी सांसों पे ध्यान दोगे, वहीं से पीस महसूस करना शुरू करोगे। एंड रात को अगर नींद नहीं आती है तो प्लीज ये जरूर ट्राई करिएगा, अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करिएगा, बहुत जल्दी नींद आती है उससे इंसान। बट ऑफ कोर्स एक दिन में नहीं होगा, प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। प्रीति, जैसे अभी कोविड-19 का टाइम चल रहा है, जिस टाइम पे लॉकडाउन था, मतलब लॉकडाउन के दौरान लोग घर पर थे, वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, तो जहां एक तरफ आइसोलेशन सेंटर्स बनाए गए, लोग कोविड-19 से जूझ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ घर में लोग मेंटल हेल्थ का भी शिकार हो रहे थे। तो इसका क्या कारण है? देखिए, लोग सिर्फ घर में नहीं, हर जगह मेंटल हेल्थ से परेशान हो रहे थे उस समय, क्योंकि अचानक से समझ लीजिए कैद कर दिया हो जैसे किसी को, जबकि कोई बड़ी बात नहीं थी। अगर आपसे ये कहा जाए कि आपको अपने साथ रहना है, आप अकेले अपने साथ रहिए अपने घर में, क्या बड़ी बात है। लेकिन ये जो खामोशी है ना, कई लोग अकेले रहे थे, तो उन अकेले वालों लोग रहने वाले लोगों के साथ क्या दिक्कत थी कि वो अपनी खामोशी ही नहीं बर्दाश्त कर पा रहे थे। उन्हें शांति से एक साइलेंस में रहने में उलझन हो रही थी। अब बताइए कितनी बड़ी बात है कि आप अकेले घर में हैं, कितना पोटेंशियल है आपके पास, आप क्या क्या नहीं कर सकते, लेकिन आप परेशान हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप किसी से बात करना चाहते हैं। तो ये अपने साथ रहने का, जैसे हम अभी सेल्फ अवेयरनेस की बात कर रहे थे, अपने आप को जानने की बात कर रहे थे, ये बहुत अच्छा मौका था खुद को जानने के लिए। लेकिन हमने वो कौशल सीखा नहीं जीवन का, वो लाइफ स्किल, जीवन कौशल हमने सीखा नहीं, इसलिए हम यहाँ पे परेशान हुए। वहीं पे जब अपने घर वालों के साथ जो लोग रह रहे थे, शुरू में सुबह पापा चले जाते हैं ऑफिस, भैया वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं अपना, और बहन भी चली गई पढ़ने, और मम्मी घर में काम करने। अब क्या है, ये सब घर के अंदर आ गए। अब पापा के अपने तरीके हैं जीवन जीने के। हमने तो पापा को शाम के 6 बजे के बाद घर में देखा है ना, तो शाम के 6 बजे के बाद उनका बिहेवियर हमें मैनेज करना आता है, लेकिन सुबह से और शाम के 6 बजे तक का हमको नहीं आता है, क्योंकि हम तो उठते ही दिन में 4 बजे हैं। तो हमारी नींद वैसे ही खराब हो रही है, और अब हमें बहुत ज्यादा टाइम लोगों के साथ बिताना है, मतलब एक बहुत ज्यादा एक्सपोजर हो रहा है मेरा आपके हैबिट्स के साथ। और ये जरूरी तो नहीं है मुझे वो हैबिट्स पसंद आएंगे, नहीं पसंद आएंगे तो अब मैं आपको बताऊं कैसे। मैं गुस्सा करके बता रही हूँ, मैं चिल्ला रही हूँ, मैं सामान तोड़ रही हूँ, ये सारे अनहेल्दी तरीके हैं, लेकिन मुझे यही तरीके आते हैं। मैंने सीधी भाषा में सरल शब्दों में अपनी बात आपको कहना, और आपने सरल शब्दों में उसको समझना नहीं सीखा था आज तक, और अचानक से आपको उस स्टेज पे लाके खड़ा कर दिया कि चलो भाई अब रहो एक दूसरे के साथ इतने लंबे टाइम तक, और देखो कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, और जियो एक दूसरे के साथ। अब आप भाग भी नहीं सकते, एस्केप कैसे करेंगे, क्योंकि बाहर जाएंगे तो लाठी पड़ेगी, घर के अंदर खुद ही मार रहे हैं खुद को। तो ये दूसरा प्रॉब्लम। तीसरा प्रॉब्लम, वायरस का इतना ज्यादा हवा बना दिया गया था। गलत नहीं है, ऑफ कोर्स वायरस था, लेकिन उसको डील कर सकते थे, हाथ धोना था, सैनिटाइज करना था, घर पे रहना था। लेकिन बार बार न्यूज में हमने पूरे टाइम न्यूज चैनल ऑन रख के हमने जो सुनते रहे कि कोविड में अब इतने केस बढ़ गए, अब इतने केस बढ़ गए, हमने खुद ही अपनी एंजाइटी, अपनी परेशानियां बढ़ाई है ना। और ये सब सुनना तो ठीक, लेकिन हर 5 मिनट में हाथ सैनिटाइज करना, ये जो तर्कहीन मेरी सोच बन गई उस समय,
मैं जो रियलिटी नहीं सोच पा रही थी कि अरे अभी मैं कहीं बाहर गई नहीं हूँ तो मुझे इतनी बार भी हाथ धोने की जरूरत नहीं है जब मैं एक ही जगह बैठी हूँ, लेकिन नहीं, बार बार हाथ धोने, बार बार सैनिटाइज करना। इतनी बार फोन ने भी यही सुनाया हमको जब कॉल किया, टीवी भी वही दिखा रहा है। तो इसने एक तरीके का ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर बना दिया लोगों में। ऑब्सेस हो गए अपने हाथ को सैनिटाइज करने के लिए, कंपल्सिवली कर रहे थे, क्योंकि क्या लग रहा है कीटाणु है। फोबियाज भी डेवलप हो गए कि अगर किसी को छू दिया तो बहुत ज्यादा परेशान हो गए। तो ये एक अलग चीज बाहर आई थी। कुछ लोग जिन्हें कोविड-19 हुआ, बहुत अच्छी बात है कि इंडिया का रिकवरी रेट कोविड-19 का बहुत अच्छा है। केसेस बहुत ज्यादा हैं, आई एग्री, बट रिकवरी रेट इतना अच्छा है। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि आपको कोविड-19 हो गया है, आपको वायरस लग गया है, अब आप ये सोच के कि हाय भगवान मुझे वायरस लग गया, अब मैं मर ही जाऊंगी, ये तरीके की सोच, जैसा मैंने पहले कहा था, आप जो सोचेंगे वो आपके शरीर को इफेक्ट करेगा। इस सोच की वजह से भी हमारी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है। साइंटिफिक प्रूफ्स हैं, रिसर्चेस हुई हैं जो ये बताती हैं कि अगर आपकी थिंकिंग पॉजिटिव है, आपकी बॉडी बेटर डील करेगी हेल्दी चीजों के साथ, और अनहेल्दी चीजों को, वायरसेस को, डिजीजेस से वो जल्दी रिकवर करेगी। लेकिन हमने यहाँ पे सोच ही खराब कर ली अपने आप को बार बार नेगेटिव सोच के, अरे कोविड-19 हो गया, मेरी फैमिली को भी हो गया होगा, मैं जिन जिन लोगों से मिला उन्हें हो गया, मैंने सबकी जिंदगी खराब कर दी। ये सारी सोच आपको परेशान करेगी, आपका स्ट्रेस बढ़ाएगी। जब स्ट्रेस बढ़ता है, कॉर्टिसोल लेवल बढ़ते हैं हमारी बॉडी में, हार्मोन्स के, और ये हमें ठीक नहीं होने देते हैं। तो बहुत जरूरी है, अगर आप पैरासिटामोल खा रहे हैं तो आप ये भी सोचे कि मैं ठीक हो भी जाऊंगी। दवाई खा रहे हैं लेकिन ये सोच रहे कि मैं ठीक नहीं होंगी, तो आप नहीं हो पाओगे। ये रिसर्चेस ने प्रूफ करा है। तो ये सारी चीजें जब अचानक से हुई तो इसने एक चीज बहुत अच्छे से हाईलाइट की कि एक, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा मात्रा में है, वो सामने नहीं आती हैं। अभी सामने इसलिए आ रही है क्योंकि अचानक से डिग्री इंक्रीज हो गया उसका, क्योंकि अब ज्यादा अच्छे से हम देख पा रहे थे उसको। दूसरी चीज कि हमने चीजें सीखी ही नहीं, हमने बात करना सीखा ही नहीं, हमने अपने गुस्से को मैनेज करना सीखा ही नहीं, हमने सिर्फ भागना सीखा। घर में परेशान है, ऑफिस भाग गए, ऑफिस में परेशान हो गए, वापस घर आ गए, ज्यादा परेशान हो गए तो कुत्ते को डांट दिया। हमने अपने इमोशंस को सिर्फ डिस्प्लेस किया है। आपने देखा है ना, पापा गुस्सा होते तो मम्मी को डांट देते हैं, मम्मी गुस्सा, और फिर मम्मी गुस्सा हो जाती है, लेकिन पापा पे गुस्सा नहीं कर सकती क्योंकि पापा अथॉरिटी है, तो वो बच्चों पे गुस्सा कर देंगी। अब बच्चे मम्मी पापा पे नहीं कर सकते क्योंकि अगेन वो अथॉरिटी है, वहां गुस्सा करेंगे तो अपना नुकसान, पिट जाएंगे, तो वो जानवर पे या अपने छोटे भाई बहन पे गुस्सा करेंगे। तो ये इमोशन को डील नहीं करना, खाली एक से दूसरे में पास करना, ये चेन को तोड़ना हमने नहीं सीखा है। और इस वजह से मेजर जो इश्यूज आए हैं कोविड-19 के टाइम पे मेंटल हेल्थ के, ये बहुत ज्यादा आए हैं। और इसीलिए इस टाइम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस साल का जो थीम रखा है कोविड-19 का, वो है मेंटल हेल्थ फॉर ऑल। अभी तक पिछले सालों तक क्या होता था, हम वर्क प्लेस से मेंटल हेल्थ के एक थीम रखते थे, तो मेंटल हेल्थ इन वर्क प्लेस, मेंटल हेल्थ फॉर स्किज़ोफ्रेनिक्स। इस बार मेंटल हेल्थ फॉर ऑल की बात हुई है, बिकॉज फॉर ऑल एवरीवन हैज बीन अफेक्टेड। ग्रेटर इनिशिएटिव एंड एक्सेस की बात करी गई है इसमें। सो जब सब इम्पैक्ट हो रहे हैं, मेंटल हेल्थ इज फॉर ऑल एंड वी कैन ओनली डील इट बाय इंक्लूडिंग एवरीवन। अब मैं यहाँ बैठ के सोचूं कि दुनिया बदल दूंगी, मैं नहीं हो सकता। मैं एक इंसान हूँ, मैं करोड़ों की जनसंख्या को नहीं बदल सकती, लेकिन मैं अपनी मेंटल हेल्थ जब अच्छी करती हूँ तो 3 जनरेशन अच्छे होते हैं। क्योंकि अगर मैं मेंटली हेल्दी हूँ तो मेरे जो चिल्ड्रंस होंगे, मैं उन्हें भी मेंटली हेल्दी रहना सिखाऊंगी। मैं उन्हें मेंटली हेल्दी रहना सिखाऊंगी तो वो पहली बात अपनी जनरेशन को भी मेंटली हेल्दी रहना सिखाएंगे। और मैं जिस घर में रह रही हूँ वहां पे मेरे से भी एक ऊपर जनरेशन है, तो मैं कहीं ना कहीं उसको भी इन्फ्लुएंस कर रही हूँ। तो जब हम किसी एक इंसान की काउंसलिंग करते हैं, किसी एक इंसान की मेंटल हेल्थ को ठीक करने की कोशिश करते हैं, वो स्केल का बैलेंस लाने की कोशिश करते हैं, हम 3 जनरेशंस की बात करते हैं। एंड प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। अब जब पता है कि दिक्कतें हैं तो अभी सीख लें, बहुत बेहतर है। वरना वक्त आते आते ये देश जिस तरीके से बढ़ रहा है, ट्रीटमेंट गैप हमारा 70% है, इतने काउंसलर्स और साइकाइट्रिस्ट नहीं है जितने हमारे मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जूझ रहे पेशेंट्स एंड क्लाइंट्स हैं। हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हम प्रिवेंटिव लेवल पे काम करें, नहीं तो एक बीमार नेशन की तरफ हम बढ़ेंगे। WHO ने तो कहा भी था अपने रिपोर्ट में कि 2020 में इंडिया विल बी अ डिप्रेस्ड नेशन। कहाँ तक सही हुआ है ये तो डेटा आपको बता ही देगा। सो
बी अवेयर, प्रिवेंटिव मेजर्स लीजिए और चीजों को देखना सीखिए। गुस्सा आ रहा है, क्यों आ रहा है, मैं गुस्से में क्या सोचती हूँ, मैं गुस्से में क्या करती हूँ और मैं गुस्से में क्या फील करती हूँ। गुस्सा एक भावना है ना। गुस्से में मैं तुम्हें मार दूंगी, ये मैंने सोचा, मैंने तुम्हें गुस्से में मार दिया, ये मैंने किया। ये 3 अलग चीजें हैं, लेकिन हम इसको एक मान लेते हैं। जहां 3 अलग चीजों में डिवाइड करेंगे उसे और अच्छे से मैनेज करेंगे। एंड मैनेजमेंट इज द की फॉर एवरी सिंगल थिंग। मेंटल हेल्थ या इमोशंस गायब नहीं होंगे, आप रोबोट नहीं बनेंगे, लेकिन आप मैनेजमेंट सीखेंगे, रेगुलेशन सीखेंगे, आप तब मेंटली हेल्दी बनेंगे। सो प्रिवेंट। ओके, जैसे अभी सुशांत सिंह राजपूत का मामला आया था, तब एकदम से मेंटल हेल्थ चर्चा का विषय बन गया था कि मेंटल हेल्थ पे भी फोकस करना चाहिए, मेंटल हेल्थ की वजह से दिक्कतें आ रही हैं। शायद सुशांत को भी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड आई गेस बाइपोलर एक टर्म यूज किया जा रहा था। तो क्या आप बाइपोलर को एक्सप्लेन करेंगे कि ये क्या होता है? उनके केस से रिलेटेड जब शुरू में ये बात आई थी तो डिप्रेशन बोला गया था और बाइपोलर बोला गया था। तो डिप्रेशन को हिंदी में हम कहते हैं अवसाद। उसमें इंसान दुखी तो हम सब होते हैं, लेकिन वो इंसान डिप्रेशन में इतना ज्यादा दुखी हो जाता है कि उसे दुनिया नेगेटिव नजर से देखता है। वो दुनिया को, वो खुद को नेगेटिव नजर से देखता है और वो औरों को भी नेगेटिव नजर से देखता है। यहाँ औरों में और दुनिया में फर्क क्या है? दुनिया एट लार्ज की हम बात करें कि पूरी दुनिया में ही कुछ अच्छा नहीं हो सकता। दूसरी मतलब मेरे आसपास के लोगों का भी नेगेटिव व्यू है कि मेरी तो कोई मदद ही नहीं कर सकता, मैं किसी मदद के लायक नहीं हूँ, मैं अपने लिए भी नकारात्मक सोच रहा हूँ। अब जैसे आपने पूछा बाइपोलर, इसी स्केल से हम समझते हैं, कहा गया ये रहा बाइपोलर मतलब ये 2 एंड। यहाँ पे अत्यंत खुशी, मेनिया, इतना खुश होगा कि वो अपनी खुशी में अपना घर बार तक बेच सकता है, वो इतने ज्यादा पैसे खर्चा करेगा। प्रीति, मैं चाहूंगी कि आप ये चीज कैमरे की तरफ बताएं ताकि सब लोग इस बारे में जाने। बाइपोलर मतलब हम 2 एक्सट्रीम में इसको समझते हैं, एक बहुत ज्यादा दुखी होना और एक बहुत ज्यादा खुश होना। ये दुखी और खुश हमारे आपके नॉर्मल लोगों की तरह वाला दुखी और खुश नहीं है। इस खुशी में इंसान खर्चा करेगा और खर्चा इतना ज्यादा करेगा कि पैसे खत्म होने के बाद शायद वो उधार लेके भी खर्चा करने लगे। कहने का मतलब ये है कि रियलिटी से वो थोड़ा हटने लगता है। अपनी पसंद की चीजें या लोगों को खुश करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है, खुद को खुश करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। वहीं दुख में क्या होगा? अब जब यहाँ इतना खर्चा कर दिया, इतना उधार ले लिया, तो यहाँ आता है उसका दुख कि अब इतना कर्जा उतारेंगे कैसे। तो ये एपिसोड्स में होता है, कभी वो बहुत ज्यादा खुश दिखेंगे, कभी वो बहुत ज्यादा दुखी दिखेंगे। और ये बाइपोलर भी ऐसा नहीं है कि ऐसा ही होगा एकदम, ये भी एक स्केल की तरह है। हो सकता है वो कभी ज्यादा बहुत ज्यादा खुश हो, कभी थोड़ा सा दुखी हो, या वो इन दोनों के थोड़ा यहाँ बीच में हो। जो इंसान बैलेंस कर लेता है वो मेंटली हेल्दी है, लेकिन जहां वो स्केल के एक तरफ गिरेगा वो परेशान हो जाएगा। इसी तरीके का कुछ बाइपोलर डिसऑर्डर लगता है आम भाषा में बताने के लिए। तो उनके केस से रिलेटेड जब ये बातें आई थी तो यहाँ पे देखिए 2 चीजें थी, 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज। जैसे हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो ऑफ कोर्स वो एक बहुत बड़े एक्टर थे, उन्होंने बहुत लोगों की जिंदगी को छुआ था। तो जब उनके बारे में ये बात पता चली तो लोग यकीन नहीं कर पाए, और जब पता चला कि सुसाइड किया गया है और सुसाइड डिप्रेशन की वजह से या बाइपोलर की वजह से किया गया है, तो लोगों ने सोचा कि हम इस पे बात करेंगे। तो काफी बड़ी मात्रा में जनता और प्रोफेशनल्स भी आए थे सामने, और बहुत ज्यादा उस दौरान अगर आप देखेंगे मेंटल हेल्थ से रिलेटेड हैशटैग्स, सुसाइड और इन सारी चीजों से रिलेटेड वीडियोस आने लगे थे। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है साइकोलॉजी में, कॉन्फिडेंशियलिटी। अब जैसे आप और मैं भी बात कर रहे हैं, हमें लोग सुन सकते हैं, तो क्या आप मुझे अपनी बहुत ही परेशान करने वाली बात बताएंगे? क्योंकि वो तो सब सुन सकते हैं। बिल्कुल नहीं। क्या अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती मुझे बताएंगे? और अगर आप बताएंगी भी तो क्या आप चाहेंगे कि वो किसी को पता चल जाए? नहीं, वो मेरी प्रॉब्लम मैं क्यों चाहूंगी। हाँ, कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब आपकी कही हुई बात को सीक्रेट रखना। हाँ, ये साइकोलॉजी का एक बहुत बड़ा नियम है, ये हर काउंसलर फॉलो करता है। तो सुशांत सिंह राजपूत को डिप्रेशन था, जिस तरीके से बताया गया है, एकदम कंफर्म रिपोर्ट और वर्ड बाय वर्ड तो नहीं आया है, बट अगेन डॉक्टर्स ने दिया है, प्रिस्क्रिप्शन आया है। तो वहां पे उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी का हनन किया गया, उस केस राइट का। ये बात इतनी बड़ी मीडिया को इस तरीके से बताना, कई न्यूज़पेपर्स ने, हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू ने, हिंदुस्तान टाइम्स ने, द प्रिंट ने
इसके बारे में छापा भी था कि किस तरीके से कॉन्फिडेंशियलिटी का जो एक क्लॉज होता है क्लाइंट और काउंसलर के रिलेशनशिप में, वो हनन हुआ है उस चीज का। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जहां लोग एक सुसाइड के बारे में एक्टर का सुन के इतनी ज्यादा बात करने लगे, वहीं पे अगर आपने ध्यान दिया हो तो कुछ लोग थे जिन्होंने ये देख के सुसाइड कमिट कर ली। बिल्कुल, बहुत सारी ऐसे केसेस आए थे। एक दो ऐसे केस थे। एक ने कहा, मुझे अगर मैं सही वर्ड्स बोल रही हूँ तो, कि अगर सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। हाँ। दूसरा, अभी आई थिंक बहुत रीसेंट का एग्जांपल है, अब केस तो काफी आगे चला गया, काफी लेयर्स आ गई हैं इस केस में, जिसमें आई थिंक, आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ द पर्सन, उसने सुसाइड कमिट किया और उसने ये बोला था कि जब ये देश सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ नहीं दिला पाया तो मुझे क्या दिलाएगा। तो देखिए, जब भी कोई बात सामने आती है तो उसे समझने के बहुत सारे अलग अलग दिमाग होते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम किस तरीके से चीजें सामने रखें। बातें तो बहुत हुई सुसाइड के बारे में, तो क्या सुसाइड कम हो गया? बिल्कुल। किसी ने उसको एक नेगेटिव नजर से देखा, और यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारा नजरिया कैसा है चीजों के प्रति। क्या हम रियलिस्टिकली सोचते हैं? अभी जो मुझे दिख रहा है, हाँ उसने सुसाइड किया मान लीजिए, और उसके ये कारण थे, अब मैंने इसको अपने आप से जोड़ दिया कि उसने किया तो मैं क्यों नहीं कर सकता। यहाँ पे आ जाती है कैसे समझाऊं मैं इसको, एक तरीके से इंग्लिश में हम डिस्पैरिटी कहते हैं, मतलब मेल नहीं है इन दो बातों का। वो एक इंसान अलग है, उसकी जिंदगी अलग है, उसके एक्सपीरियंसेस अलग है। मैंने उसे एक इंसिडेंट को अपने से जोड़ के वही चीज कर ली। तो ये होता है चीजों को नेगेटिव नजरिए से देखना, या जिस तरीके का मेरी सोच अभी चल रही है मैं उस तरीके से उन्हें देखने लगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम चीजों को वैसे ही देखें जैसे वो हो रही हैं, ताकि हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी रहे। चलिए, अभी तक तो बहुत सवाल कर लिया, अब एक आखिरी बात आप ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगी मेंटल हेल्थ के बारे में? मैं एक चीज जरूर ऑडियंस से कहना चाहूंगी कि चीजों को जैसे हैं उन्हें वैसे ही देखना सीखिए। मैं अभी आपसे कुछ कह रही हूँ, ये अभी हो रहा है, कल आप क्या करने वाले हैं और कल क्या हुआ था ये नहीं एग्जिस्ट करता है, क्योंकि पास्ट आज नहीं हो रहा है, फ्यूचर अभी हुआ नहीं है, सिर्फ हम अभी जी रहे हैं। तो चीजों को एक बहुत न्यूट्रल लेंस से लॉजिकली तर्क देते हुए देखिएगा। तर्क देते हुए अगर आप देखेंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी, आपकी भावनाएं आपको ब्लाइंड नहीं करेंगी। इसके अलावा मेंटली हेल्दी रहने के लिए आपको एक चीज जानने की जरूरत है कि आप सिर्फ ये शरीर नहीं है, इस शरीर से आप बहुत कुछ ज्यादा हैं। आप ये आवाज हैं, आप ये सोच हैं, आप ये सांसें हैं, बल्कि आप इससे भी ज्यादा हैं। तो ये चीज ढूंढने के लिए, खुद को ढूंढने के लिए अपने आप को फोकस में लाइए। आपको क्या पसंद है, एक बार शीशे में खुद को देखिए तो अच्छे से कि मेरी नाक कैसी है, आपको पता भी नहीं होगा आपकी नाक कैसी है। इन सब के अलावा डेफिनेटली खाने पीने की चीजों में बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। जिस तरीके से आजकल हमारा डाइट चेंज हो गया है, लोग लेस खा रहे हैं, चिप्स खा रहे हैं, ये सारी चीजें आपके मेंटल हेल्थ पे, आपके मानसिक स्वास्थ्य पे असर करती हैं। आपका मानसिक स्वास्थ्य आपके शारीरिक स्वास्थ्य पे असर डालता है, आपका शारीरिक स्वास्थ्य आपके मानसिक स्वास्थ्य पे असर डालता है। तो ये दोनों अलग नहीं है किसी चीज से, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये जो इंटरडिपेंडेंस है, इससे नकारिए मत, इसको एक्सेप्ट करिए। आप बिना ऑक्सीजन के, बिना पेड़ों के आप जैसे सांस नहीं ले सकते, वैसे शरीर के बिना आप चल नहीं सकते। तो शरीर को स्वस्थ रखिए। नींद का बहुत ध्यान रखने की आजकल जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से सोशल मीडिया आजकल इतना बढ़ गया है। एक बहुत अच्छी मूवी आई है नेटफ्लिक्स पे, सोशल डिलेमा करके, आप लोग प्लीज देखिएगा। बहुत अच्छे से ये कैसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस कर रहा है हमारी साइकोलॉजी को, सॉफ्टली इन्फ्लुएंस कर रहा है, वो बताया गया है। इसके अलावा सोशल मीडिया पे रहने का एक बहुत बड़ा दुख का कारण ये है कि आप कैसे कहते हैं उसे, कि तुम मेरी इज्जत करो, तुम मुझे खूबसूरत बताओ, ये सोशल मीडिया कर रहा है, वो लाइक से, वो कमेंट से। तो मैं अपनी तारीफें, अपनी अच्छाइयाँ, अपनी खूबसूरती उस सोशल मीडिया के थ्रू पूरा कर रही हूँ। एक बहुत अनरियलिस्टिक पिक्चर है। अब आप वेगस की पिक्चर देख रहे हैं, आप स्विट्जरलैंड की पिक्चर देख रहे हैं, और उसमें आप सोच रहे काश मैं भी यहाँ जाऊँ, बट रियलिटी क्या है? आप अभी इंडिया में, लखनऊ में एक छोटे से कमरे में बैठे हैं। तो यहाँ रह के आपका पोटेंशियल क्या है, यहाँ रह के आप क्या कर सकते हैं, आप इस पे ध्यान देने के बजाय अगेन फ्यूचर में चले गए कि
मैं एक दिन वहां जाऊंगी, मैं एक दिन ये करूंगी। ऑफ कोर्स गोल्स होते हैं सबके, लेकिन गोल्स रियलिस्टिक होने चाहिए और उस गोल के लिए हमें अभी काम करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छी नींद, अच्छा खाना, अच्छे विचार गलत आएंगे लेकिन आप उन्हें अच्छा बना सकते हैं। ये 3 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके मेंटल हेल्थ को हेल्दी रखने के लिए। थैंक यू प्रीति। तो मैंने तो सीख ले ली है और हमारे विश्ववार्ता की टीम की भी आपसे यही अपील है कि फिजिकल हेल्थ तो जरूरी है लेकिन मेंटल हेल्थ उससे भी ज्यादा जरूरी है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए विश्ववार्ता टीवी के साथ। नमस्कार।